सो लास्ट लेक्चर में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिक समझा था कि कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का रिलेशन होता है और पीएम का क्या रोल होता है। पीएम का रोल जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, और आज जो ये पार्ट 2 है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, इसके अंदर जो हम टॉपिक्स कवर अप करेंगे वो थोड़ा सा एनालिटिकल होगा। सो प्लीज pay proper attention over here. So hello everyone, welcome back, welcome to part 71 of our Indian polity lecture series and part 2 of parliamentary system. So इस वीडियो में ये 3 टॉपिक जो है वो हम कवर अप करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। और जो मेरिट्स हैं यानी जो फायदे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर में, उसके तहत सबसे पहले हम देखेंगे हार्मनी बिटवीन ऑर्गन्स। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, यानी जो मंत्री होते हैं जो लेजिस्लेचर में बैठते हैं वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से कोऑपरेशन जो है वो इंश्योर हो जाता है और कन्फ्लिक्ट के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो लोग लेजिस्लेचर में बैठ रहे हैं, जो लोग कानून बना रहे हैं, वही लोग एग्जीक्यूटिव में बैठ रहे हैं। तो खुद का कानून बनाया हुआ जो होता है उसको एग्जीक्यूट करने में किसी को ज़्यादा इशू नहीं आएगी, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है और कन्फ्लिक्ट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग। देन सेकेंड जो मेरिट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड्स पार्लियामेंट, यानी उनसे सवाल जो है पार्लियामेंट में पूछा जाता है कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो या आपने ये चीज़ क्यों किया, और आंसर अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के सरकार जो है गिरा दी जाती है, जिसके वजह से एक अकाउंटेबिलिटी जो है मिनिस्टर्स के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, सरकार के ऊपर आ जाती है और इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर हो जाता है हमारे देश में। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल रहे, इसके लिए कुछ टूल्स हैं जो कंट्रोल करता है सरकार को। तो उनमें से सबसे पहला जो टूल है वो है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर से क्वेश्चन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आंसर करना पड़ता है, और इस तरीके से वो अकाउंटेबल होते हैं। इस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो रन होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। देन जो भी मुद्दे होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन होता है। जब भी डिस्कशन होता है तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें नजर आती है। देन साथ ही साथ एडजॉर्नमेंट मोशन का भी प्रावधान हमारे संविधान में रखा गया है। एक टूल है जिसके द्वारा सरकार को कंट्रोल किया जाता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर अराइज होता है तो वहां पे एडजॉर्नमेंट मोशन लाकर उस चीज को डिस्कस किया जाता है, और इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो ला दिया जाता है। जब मेजोरिटी सरकार खो देती है तो सरकार जो है वो गिर जाती है। तो क्वेश्चन आवर, डिस्कशंस, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा सरकार के ऊपर कंट्रोल जो है पार्लियामेंट बना के रखती है, और इन टूल्स के वजह से हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रूप में निकल के उभर के आती है। नेक्स्ट जो मेरिट है वो है दैट इट प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। इट प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म का मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो तानाशाही को रोकता है। हम देखते हैं कि पावर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो ग्रुप के द्वारा शेयर किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो पावर को शेयर करते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कभी भी रिमूव किया जा सकता है। इसके वजह से ही हम देखते हैं कि तानाशाही जो है वो नहीं हो सकती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी एक पर्सन के हाथ में एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर होती है, और गवर्नमेंट को कभी भी रिमूव किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके। तो जब पावर एक ग्रुप के पास होती है और रिमूवल जो है वो पॉसिबल है, इसीलिए डिक्टेटरशिप का जो चांस हो जाता है वो बहुत ही कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और इस तरीके से तानाशाही जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो मेरिट है उसमें कहा गया है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, यानी सरकार अगर गिरा दी जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के द्वारा रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में पास हो जाता है, तो ओपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो सरकार बना सकती है मेजोरिटी प्रूफ करके, और उस समय फ्रेश इलेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जिसके वजह से काफी जो पैसा है देश का वो बचता है। तो यहाँ पे
एक रेडीमेड अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो हमें देखने को मिल जाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। द नेक्स्ट जो मेरिट आ जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का वो है वाइड रिप्रेजेंटेशन। भारत के अंदर हम देखते हैं कि वाइड रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलता है पार्लियामेंट के अंडर में। मिनिस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड डिफरेंट इंटरेस्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट रीजन्स को वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो नॉर्थ को बिलोंग करते हैं, कुछ साउथ को, कुछ ईस्ट को, कुछ वेस्ट को। वैसे ही कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कुछ एससीज को, कोई ओबीसी को, कोई जनरल को, कोई माइनॉरिटीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, इस वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है पूरे भारत को मिल जाता है हमारे पार्लियामेंट में। और हर ग्रुप को लगता है कि हाँ, उनकी वॉइस जो है, उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाती है। गवर्नमेंट सबको रिप्रेजेंट करती है, नॉट जस्ट वन क्लास और वन रीजन और वन रिलीजन। ठीक है, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। देन अब हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। कोई भी चीज जो है वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने अभी मेरिट्स की बात की, बट ये अपने आप में परफेक्ट नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ डिफेक्ट्स हैं। तो पहला डिफेक्ट, पहला डीमेरिट क्या है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो फुल अपना 5 साल का टर्म जो है वो कंप्लीट करेगी ही। और ये गारंटी क्यों नहीं है फुल टेन्योर की? बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कभी भी पास हो सकता है। देन कोलिएशन गवर्नमेंट अगर बनाई गई है तो जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं तो कभी भी उनके बीच में अगर मतभेद होता है तो सरकार जो है गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिफेक्शन जो है वो भी देखते हैं। डिफेक्शन क्या होता है? तो मिनिस्टर्स जो हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। इसके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है, बट कुछ उसके रूल्स है, कुछ लिमिटेशन है। अगर ज़्यादा मात्रा में मंत्री लोग जो हैं या फिर एमपी जो हैं वो दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन करते हैं तो वो वैलिड रहता है। तो हम देखते हैं कि डिफेक्शन जो है वो भी एक कारण हो जाता है जिसके वजह से अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। देन जो नेक्स्ट डीमेरिट है वो ये है कि पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। सरकार जब बदलती है तो पॉलिसीज जो हैं वो भी बदल जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जब 1977 में 1977 में आफ्टर इमरजेंसी एरा जब जनता गवर्नमेंट आती है सत्ता में, तब कांग्रेस जो भी पॉलिसी चला रही थी पहले, उन सारी पॉलिसीज को जनता गवर्नमेंट जो है वो रिवर्स कर देती है। देन 1980 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आती है सत्ता में, तो जो भी चीजें जनता गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था उसको कांग्रेस जो है आके रिवर्स कर देती है। तो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होता है वो डिस्टर्ब होता है ड्यू टू नॉन कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। देन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो सब डिले हो जाता है या फिर डेवलपमेंट जो है वो फेल भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस टशल। देन नेक्स्ट जो डीमेरिट है वो है डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। जब मेजोरिटी स्ट्रांग होती है सरकार की तो कैबिनेट जो है वो डोमिनेंट बन जाता है। मतलब जब रूलिंग पार्टी के पास बहुत ही स्ट्रांग मेजोरिटी होती है तो कैबिनेट पार्लियामेंट को डोमिनेट करने लगता है। टेक्निकली पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन प्रैक्टिकली डिसीजन कैबिनेट ही पुश करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब मेजोरिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है सरकार की तो कैबिनेट जो है वो डोमिनेट कर जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कभी कभी डोमिनेंट गवर्नमेंट भी बन सकती है, यानी स्ट्रांग मेजोरिटी मींस वीक ऑपोजिशन, जिसकी वजह से कैबिनेट जो है वो डोमिनेट कर जाती है। जैसा कि हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये चीज़ जो है हुई थी, जो कैबिनेट था वो डोमिनेट कर रहा था। साथ ही साथ राजीव गांधी का जब रूलिंग एरा था उस समय भी कैबिनेट जो है वो डोमिनेट कर रहा था पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक डीमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। देन नेक्स्ट जो डीमेरिट है वो है दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर जाता है। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर जाता है, इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो हमें ओवरलैप होता हुआ दिखाई देता है। बट जो आइडियल सिस्टम होता है वहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों में
सेपरेशन जो है वो क्लियरली होना चाहिए, वो तीनों अलग अलग होने चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो ओवरलैप कर रहा है, जिसके वजह से प्रॉपर जो 100% चेक एंड बैलेंस का काम होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। थोड़ा चेक एंड बैलेंस जो है वो वीक पड़ जाता है जब ओवरलैपिंग होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। ठीक है, देन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट बाय इमेच्योर। जो मिनिस्टर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हों। हम देखते हैं कि कोई 10वीं पास भी नहीं है और उसे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है। कोई फाइनेंस का नॉलेज नहीं रखता है, उसके पास फाइनेंस से रिगार्डिंग कोई डिग्री नहीं है, फिर भी वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। तो ये एक डीमेरिट है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें देखने को मिल जाता है कि जो मिनिस्टर बनते हैं जरूरी नहीं है कि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट ही हो। जो मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच से ही कुछ लोगों को चुन के मिनिस्टर बनाया जाता है। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सही तरीके से अपने डिपार्टमेंट के ऊपर पूरे फोकस के साथ काम करें, बिकॉज उनको पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जब लेजिस्लेचर के रूप में वो काम करेंगे तो उनको पार्लियामेंट में अपनी उपस्थिति जो है वो करवानी है। साथ ही साथ पार्टी के लिए जो काम करते हैं वो भी उनको पूरा करना है और मीटिंग्स जो हैं उसके अंदर भी उनको उपस्थित होना है, जिसके वजह से जो मिनिस्टर होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर 100% फोकस के साथ काम जो है नहीं कर पाते हैं। 100% उनके पास एक्सपर्टी जो है वो नहीं आ पाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज भी एक डीमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। सो अब हम पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में डिफरेंस देखेंगे, और जब हम ये डिफरेंस देखेंगे तो अभी तक जो चीजें हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पढ़ी है उसका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम फीचर्स की अगर बात करें तो ड्वेल एग्जीक्यूटिव हमें देखने को मिलता है। ड्वेल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द नेशन है एंड पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। देन मेजोरिटी रूल जो है वो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिल जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है, पॉलिटिकल हेमोजेनिटी देखने को मिलता है, डबल मेंबरशिप हमें देखने को मिलता है। डबल मेंबरशिप क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो ओवरलैप करते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ हाउस जो है वो पॉसिबल होता है, फ्यूजन ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हार्मनी हमें देखने को मिल जाती है बिकॉज ओवरलैपिंग होता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शेयर होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाती है। देन डेस्पोटिज्म जो है वो प्रिवेंट होता है बिकॉज पावर जो है वो एक ग्रुप के द्वारा शेयर किया जाता है और वो ग्रुप जो है वो कभी भी रिमूव किया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, जिसके वजह से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है और साथ ही साथ तानाशाही जो है वो भी वहां से नहीं किया जा सकता है। ये चीज हमें क्लियरली देखने को मिल जाती है। देन वाइड रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है क्योंकि सरकार जो है कभी भी गिर सकती है, गिराई जा सकती है। देन पॉलिसी जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं जब भी सत्ता बदलती है। फ्यूजन ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन इमेच्योर गवर्नेंस जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। ये कुछ डीमेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। अब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करेंगे। सो फीचर्स की अगर बात करें तो सिंगल एग्जीक्यूटिव हमें देखने को मिलता है। जो प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ द नेशन होता है, वही हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। देन फिक्स टेनियर हमें देखने को मिल जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। नॉन रिस्पॉन्सिबल जो है गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता है। देन इंडिपेंडेंट मेंबरशिप हमें देखने को मिल जाती है। प्रेसिडेंट जो है वो डोमिनेट करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। देन हाउस जो है वो डिजोल्व नहीं होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमें क्लियरली देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर। देन कुछ मेरिट्स की अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है, पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू होता है, एक्सपोर्ट गवर्नेंस जो है वो देखने को मिल जाता है बिकॉज किचन कैबिनेट के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो एक्सपर्ट लोगों को, उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को इंक्लूड करते हैं, तो एक्सपर्ट गवर्नेंस जो है वो हमें देखने को मिल जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। एंड क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। नॉन रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। देन रिस्क ऑफ ऑटोक्रेसी हमें देखने को मिल जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। एंड नैरो रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के।
अब हम जानेंगे कि इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही एडॉप्ट किया, क्यों प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एडॉप्ट नहीं किया। तो इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बावजूद इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों एडॉप्ट किया, इसका आंसर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के विजन में छुपा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने देखा कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया में ऑलरेडी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस हो रहा था। गवर्नर, काउंसिल, लेजिस्लेचर, ये स्ट्रक्चर पहले से ही था। लीडर्स इस सिस्टम से फेमिलियर थे और काफ़ी कंफर्टेबल भी थे। इस वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडप्ट कर लिया गया। ओके, के मुंशी ने कहा कि इंडिया जो है वो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। देन प्रेफरेंस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी एक कारण था जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडप्ट किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि अमेरिका में ज़्यादा स्टेबिलिटी है और यूके में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के ऊपर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इंडिया जो है अभी अभी आज़ाद हुआ है और हम स्टेबिलिटी के मुकाबले रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू देंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडप्ट किया। देन भारत जो है वो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहता था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट का रिस्क होता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में। भारत जो है वो नया नया डेमोक्रेसी बना था, इसीलिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी, कन्फ्लिक्ट की आवश्यकता नहीं थी। दैट्स वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेफर किया। देन नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही वैल्यू जो है वो ज़्यादा दी गई। हम देखते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, प्लुरल सोसाइटी हमें देखने को मिलता है, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ज़्यादा सुटेबल है इंडियन सोसाइटी के लिए, बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ पीपल। देन इंक्लूशन जो है वो सबका हो सके, यूनिटी जो है वो मेंटेन होके रहेगा जब पार्लियामेंट्री सिस्टम में वाइडर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया गया इंडिया में। देन एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी 1975 में। एंड स्वर्ण सिंह कमेटी से ये पूछा गया कि अब बताइए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या इसके अंदर बदलाव लाना है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम अभी तक फॉलो कर रहे हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चल रहा है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम चला रहे हैं इंडिया में, इसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि सिस्टम जो है वो ओवरऑल सही तरीके से काम कर रहा है। ओवरऑल सिस्टम इज वर्किंग वेल, नो फंडामेंटल चेंजेस रिक्वायर्ड, दिस वाज प्रपोज्ड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, एंड इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो इंडिया में कंटिन्यू किया गया। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस टॉपिक के तहत हम इंडिया और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको कंपेयर करेंगे। तो जब हम इंडिया एंड ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में हम रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, जबकि इंग्लैंड में रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं फॉलो होता है। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है कि देश के जो हेड हैं वो जनता के बीच से चुन के आते हैं। ठीक है, वो हेरिडेटरी किंग या क्वीन नहीं है। बट इन केस ऑफ इंग्लैंड हम क्या देखते हैं कि वहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो कोई राजा या रानी बनते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कुल के, पर्टिकुलर वंश के लोग हैं। तो जहां भी इस प्रकार से कोई हेड ऑफ द कंट्री बनता है तो हम कहते हैं कि वो रिपब्लिक नेशन नहीं है। तो इंडिया जो है आपको याद रखना है कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक दोनों है, बट ब्रिटेन जो है डेमोक्रेटिक है बट वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक क्यों नहीं है? बिकॉज हेड ऑफ द नेशन जो है वहाँ पे उनके लिए इलेक्शन नहीं होता है, वो हेरिडेटरी है, वो वंशानुकूल राजगद्दी को संभालते हैं। ठीक, देन सोवरेनिटी की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया, पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं है ब्रिटेन में। बट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सारे ऑर्गन्स को, सारी बॉडीज को काम करना होता है।
एंड हम देखते हैं कि इंडिया में लिमिटेड पार्लियामेंट क्यों है, यानी पार्लियामेंट की पावर जो है वो लिमिटेड क्यों है, बिकॉज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करते हैं, जबकि हम ब्रिटेन में देखते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ ही साथ फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो होता है। जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है वो जुडिशरी के पास है, यानी पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ अगर बना देती है जिसके वजह से किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है, या वो जो लॉ है वो अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस जाता है, तो जुडिशरी जो है उस लॉ को पकड़ के चेक कर सकती है, और जुडिशरी को लगता है कि ये लॉ जो है सही नहीं है तो जुडिशरी उस लॉ को स्ट्रक डाउन भी कर सकती है। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन ये चीज जो है वो नहीं होता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है जुडिशरी के पास इंग्लैंड में नहीं है। देन फंडामेंटल राइट जो है वो भी इंडिया में रिटन फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जनता को दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट जो है उसके पास लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है as there is in Britain. देन प्राइम मिनिस्टर की मेंबरशिप के रिगार्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो लोअर हाउस का मेंबर हो, यानी इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जो लोकसभा का मेंबर हो। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। देन मिनिस्टर की मेंबरशिप की बात अगर हम देखें, इसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वही मिनिस्टर बन सकते हैं, वही पोर्टफोलियो ले सकते हैं किसी मिनिस्टर का। बट इन केस ऑफ इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा चेंज है। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो भी आप मिनिस्टर इंडिया में बन सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट विद इन 6 मंथ आपको सीट जो है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लेनी पड़ेगी, यानी 6 महीने के अंदर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बने, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का भी मेंबर आप नहीं बनते हैं, तो आपसे वो मिनिस्टर का पोस्ट जो है वो छीन लिया जाएगा। तो ये एक चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में मिनिस्टर जो है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है, पॉलिटिकली वो रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ वो लीगली रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर किसी मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो ये रियलाइज हुआ सरकार को, जुडिशरी को, कि इस पर्टिकुलर लॉ की वजह से जो इनोसेंट पर्सन था उसके ऊपर गलत एक्शन लिया गया, तो उस केस में जुडिशरी जो है वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को भी कोर्ट में बुला के सवाल जो है वो पूछ सकती है। बट इन केस ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स जो हैं उनके ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। ठीक है। देन हम देखते हैं कि इंग्लैंड में हमें शैडो कैबिनेट जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सो ये शैडो कैबिनेट क्या होता है? तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कवर अप करने के लिए, यानी उनके कामों को देखने के लिए जो ओपोजिशन गवर्नमेंट होती है वो भी सेम पोस्ट पे लोगों को रखती है। ठीक है। एक्चुअली रूल जो है वो रूलिंग पार्टी ही चला रही है, बट ओपोजिशन जो है वो हर चीजों को क्रॉस चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंस मिनिस्टर है रूलिंग पार्टी का, उसके अगेंस्ट में जो ओपोजिशन पार्टी है वो अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर खड़ा करके रखेगी। वैसे ही हर पोस्ट के लिए ये चीज जो है किया जाता है और इसी को शैडो कैबिनेट कहा जाता है। तो ये शैडो कैबिनेट क्या होता है? तो शैडो कैबिनेट जो है ये ओपोजिशन की एक टीम है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जो मॉनिटर करती है, क्रिटिसाइज करती है एंड अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को व्हाइल एक्टिंग एज ए रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। यानी सरकार अगर गिर जाती है तो वो लोग तुरंत उन सारी चीजों को जो है मैनेज कर लेते हैं। सो गवर्नमेंट का डुप्लीकेट वर्जन होता है बट इन ओपोजिशन, आपको ये याद रखना है। शैडो कैबिनेट क्या होता है? तो गवर्नमेंट का डुप्लीकेट वर्जन, और ये कौन बनाता है? तो ओपोजिशन पार्टी जो है वो बनाती है। तो जो ये शैडो कैबिनेट है वो स्क्रूटिनाइज करती है गवर्नमेंट के एक्शंस को, उनके एक्ट्स को, और वो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के रूप में भी काम करती है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको याद रखना है। एंड इंडिया में शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स थे उनको हमने बहुत ही डिटेल में कवर अप कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, या फिर कुछ और डाउट्स रह गए हों तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होके अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं।
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।